Good morning, students. बेटे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. हमारा चैप्टर रहेगा फोर्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. दिस इज चैप्टर नंबर 5. और जो प्रदीप की बुक्स हैं, पुरानी बुक्स हैं, उनके अंदर ये थर्ड यूनिट स्टार्ट हम कर रहे हैं बेटे. हमारा चैप्टर रहेगा फोर्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. फोर्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. बेटे, आप होमवर्क नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप होमवर्क करते तो आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम मेरे पास भेजते. ठीक है. आपकी नोटबुक कभी भी चेक हो सकती है बेटे. कोई भी टीचर जाकर आपकी नोटबुक चेक करेगा तो अपना होमवर्क रेगुलर अप टू डेट रखो. तो पहले हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे बेटे. फोर्स क्या होता है, तो बेटे ध्यान से समझना. फोर्स एक्सटर्नल एफर्ट होती है. ये क्या होती है? एक एक्सटर्नल एफर्ट होती है. जैसे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो मैं इसको पुश करूंगा तो मीन्स मैंने फोर्स लगाया. मैंने क्या लगाया है इसके ऊपर? फोर्स. तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट. फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट. ये एक्सटर्नल एफर्ट होती हैं. क्या क्या करती हैं? विच changes, which tries to which starts or try to start an object. ये एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उसको स्टार्ट करती है या स्टार्ट करने की कोशिश करती है. जैसे इसका एग्जांपल मैंने अभी बताया. मैंने फोर्स लगाया, इसमें मोशन स्टार्ट हो गया. ठीक है. विच स्टार्ट्स और ट्राई टू स्टार्ट. ट्राई मीन्स ट्राई करना. मैं दीवार को अगर ये फोर्स लगाऊंगा, मैंने अपनी ओर से ट्राई किया, वो स्टार्ट हुई या नहीं वो अलग बात है. तो फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करती है, क्लियर, या स्टार्ट करने की कोशिश करती है. ओके. दूसरा क्या करता है फोर्स? सेकंड, which stops or try to stops an object. ये एक ऑब्जेक्ट को स्टॉप करता है, रोकता है या रोकने की कोशिश करता है. इसका एग्जांपल है बेटे, आपके पास आपकी तरफ कोई क्रिकेट बॉल आ रही है. एक मिनट बेटे. आपकी तरफ एक क्रिकेट बॉल आ रही है, आप उस क्रिकेट बॉल को कैच कर लेते हो और रोक लेते हो. बट अगर उसी स्पीड से आपकी तरफ कोई वैन आए, ट्रक आए, क्या आप उसको रोक पाओगे? आप नहीं रोक सकते. तो आप कोशिश करोगे या रोक दोगे? रोकने की कोशिश करोगे या रोक दोगे फोर्स लगाकर. थर्ड क्या करते हैं फोर्स से? विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन. ये मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या करने की कोशिश करता है. जैसे आपके पास एक साइकिल है, साइकिल के ऊपर आप जा रहे हो, आपने फोर्स लगाया, आपने डायरेक्शन चेंज कर दी. फोर्स लगाते ही होगी, वैसे तो नहीं होगी. या फिर आप इसमें कोशिश कर सकते हो, जैसे एक गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग लॉक कर दिया, आप उसको रोटेट करना चाहते हो, डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो. डायरेक्शन चेंज नहीं होगी क्योंकि लॉक लगा हुआ. आपने कोशिश की, हो सकता है हो या ना हो. क्लियर हो गया. तो फोर्स क्या होता है? एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है जो कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकता है, रोकने की कोशिश करता है, चलाता है, चलाने की कोशिश करता है, और वो डायरेक्शन को चेंज करता है. क्लियर हो गया. फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स इज ए पोलर वेक्टर. पोलर और एक्सियल पढ़ा था, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें नोन हो दैट इज नोन एज पोलर वेक्टर्स, और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट नोन नहीं हो दैट इज नोन एज एक्सियल वेक्टर्स. बेटे फिर इसके बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे अलग अलग क्वांटिटीज. जैसे एक गैलीलियो एक्सपेरिमेंट है, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट
बेटे यहां से हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, इस टॉपिक में हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। एक बार इंक डालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट था। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट में क्या था, गैलीलियो ने बताया कि सपोज हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से, एक बॉल को यहाँ से छोड़ रहे हैं, एक बॉल को यहाँ से छोड़ रहे हैं, ये बॉल कंटिन्यूअसली नीचे आएगी, नीचे आएगी और इस प्लेन के ऊपर स्लाइड करती हुई जाएगी। और गैलीलियो ने बताया कि ये बॉल कब तक चलती रहेगी, जब तक इसको ये हाइट नहीं मिल जाएगी। बड़ा बेवकूफ था या नहीं था? हम क्या देखते हैं, ये यहाँ पर आकर रुक जाती है, भाई ये यहाँ पर आकर रुक जाती है। बट गैलीलियो ने बोला कि यहाँ से अगर किसी हाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवाते हैं तो वो कब तक चलता रहेगा, जब तक उसको सेम हाइट नहीं मिल जाती। बेटे वो बेवकूफ नहीं था, उसने इसके साथ कंडीशन बताई थी कि अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन के कारण स्पीड कम होती जाएगी। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, एयर रेसिस्टेंस नहीं होगा, तो अगर यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। कब तक मूव करेगा, जब तक उसको सेम हाइट नहीं मिल जाएगी। ये गैलीलियो एक्सपेरिमेंट था। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमें उसको चलाने के लिए किसी भी, ध्यान से सुनना भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको चलाने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होगी, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत हमें नहीं होगी। बेटे क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है वो मोशन में रहेगा। बेटे आप स्कूल के जो बोर्ड हैं उनको छोड़कर आए हो, 3 महीने से वो वहीं पर हैं, वो वहीं पर रहेंगे। आज से 10 साल बाद भी वहीं रहेंगे, 20 साल बाद भी वहीं रहेंगे, अगर उनके ऊपर किसी ने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया तो। किसी ने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया तो वो वहीं पर रहेंगे। कंडीशन आ गई समझ में कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है मोशन में रहेगा, अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, एन ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट if it is at rest, if it is at rest will be in motion, और मोशन में कैसा, यूनिफॉर्म, will be in uniform motion and do not changes its direction on its own, अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। टिल कब तक, an external force is not applied, an external force is not applied। जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट रेस्ट में था रेस्ट में रहेगा, मोशन में था तो मोशन में रहेगा और अपनी डायरेक्शन को अपने आप चेंज नहीं करेगा। क्लियर है? ये न्यूटन फर्स्ट लॉ था। न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी मिलती है, इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वांटिटी मिलती है, इनर्शिया। बेटे नोट करना चाहते हो कर सकते हो। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, ये वैसे शायद आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे ये सारी डेफिनेशंस, ठीक है? ओके, हमें क्या बता रहे थे कि हमें यहां से क्या मिलेगा, इनर्शिया, इनर्शिया मिलेगा भाई। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होता है कि ये बोर्ड जो है अपने आप यहां से मूव नहीं कर सकता, ये दीवार यहां अपने आप मूव नहीं कर सकती। क्लियर है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकता। इनर्शिया क्या होगा,
inability of a body to change its position, of rest, uniform motion और डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन। ये अपने आप अपनी रेस्ट की कंडीशन या यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन या डायरेक्शन को चेंज अपने आप नहीं कर सकता। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और इट्स डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन। अपने आप चेंज नहीं कर सकता। कब होंगी ये चेंज? जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तीन टाइप्स के होते हैं इनर्शिया। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीन टाइप्स होते हैं इनर्शिया के। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बेटे इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, नोट करो इसको एक बार। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा अभी बता देते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या रहेगा? इनएबिलिटी बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑफ इट्स ओन, ऑन इट्स ओन। कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट की पोजीशन को चेंज अपने आप नहीं कर सकता। इसको क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या कहेंगे हम इसको? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके बहुत अच्छे एग्जांपल हैं बेटे। इसके अच्छे एग्जांपल ये हैं, जैसे ही ड्राइवर ने बस चलाई, आप एकदम पीछे जाते हो। अचानक से बाइक पर बैठे हो, एक्सेलेरेटर आपने छोड़ दिया, क्लच को छोड़ दिया, बेटे आप किधर जाते हो? पीछे की तरफ गिरते हो या नहीं गिरते? गिरते की मतलब गिरने का मतलब ये है कि आप गिर ही जाओ। पीछे की तरफ जाते हो या नहीं जाते? वही है। तो यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल इसके होने वाले हैं। जैसे आपने पेड़ की टहनी को हिलाया, पत्ते फल फूल गिर जाते हैं। वैसे नहीं गिरते, जब आप उसको हिलाते हो, टहनी को पकड़कर जोर से शेक करते हो, हिलाते हो, तब वो पत्ते गिरते हैं। वो किसके कारण होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसके कारण होता है ये? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो बेटे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बाद में बताता हूँ, पहले कंडीशन सुनो। बेटे आप पहली कंडीशन देखो, टहनी को हिलाया, मींस पहले टहनी किस में थी? रेस्ट में। तो किसका एग्जाम्पल होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल होगा। अचानक बाइक चलाई, एक्सेलरेटर छोड़ दिया, अचानक से छोड़ा, तो पहले किस में थी? रेस्ट में थी। बस में बैठे हो, ड्राइवर ने अचानक क्लच के ऊपर से पांव हटाया, बस एकदम आगे जाएगी, आप किधर जाते हो? पीछे जाते हो। तो पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन क्या है? सभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में। अच्छा और एक एग्जांपल देखो, आपके पास डस्ट चादर है कोई, या कोई भी आपका जो दरी वगैरह है, ठीक है, आप उसको किसी लकड़ी से जब पीटते हो, उसमें से डस्ट पार्टिकल बाहर आते हैं। वो बाहर क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। डस्ट पार्टिकल पहले किस में थे? रेस्ट में थे। तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। क्लियर है? तो बेटे ये जब भी कंपटीशन वगैरह के अंदर ये क्वेश्चन नहीं आते, ये क्लास 9th की बातें हैं, एमपीएससी वगैरह में आती हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा कि अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज, अपनी जो रेस्ट की पोजीशन है उसको अपने आप चेंज नहीं कर सकेगी। ठीक है। दूसरा हमारे पास है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है? इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, चेंज इट्स कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, वो अपने आप रेस्ट में नहीं आएगा, अपने आप डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, अपने आप डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा और अपने आप रेस्ट में नहीं आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका एग्जांपल, चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाए, आपका मुंह आगे की तरफ जाके लगा है, होता है ऐसा? क्लियर बेटे?
तो पहली कंडीशन देखो, बस चल रही थी, मूविंग बस, ब्रेक अप्लाई, आगे की तरफ गिरे। क्लियर? चलती हुई बस में से उतरे हो, जब उतरते हो बेटे आप हमेशा आगे की तरफ दौड़ते हो, कभी पीछे दौड़े हो? नहीं, आगे की तरफ दौड़ते हो। वो क्यों दौड़ा जाता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल है बेटे, अगर आप करना चाहते हो तो। जैसे, एक मिनट बेटे, लॉन्ग जंप के लिए एथलीट बहुत ज्यादा दूर से आता है या नहीं आता? तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद बस इतने ही काफी है बेटे। ये एग्जाम्पल आपके, पहली कंडीशन आपको देखनी होती है। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहेगा? इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ, इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को अपने आप चेंज नहीं कर सकता, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को अपने आप चेंज नहीं करेगा। दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल है, स्कूल बस से घर जाते हो, कोई टर्न आता है, अचानक ड्राइवर कर्व लेता है, तो आप भी थोड़े तिरछे होते हो, आप भी तिरछे होते हो या नहीं होते? थोड़े बेंड होते हो, ये ऐसे बैठे हो, एकदम ऐसे साइड में होते हो सॉरी बेटे, साइड में होते हो। वो किसका एग्जांपल है? दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। किसके कारण होता है वो? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। नेक्स्ट इसके अंदर होता है बेटे, आप बारिश का सीजन चला हुआ है, आप बाइक चलाते हो, आपने नोट किया होगा ट्रैक्टर वगैरह भी चलते हैं, बस वगैरह भी चल रही हैं, तो आपने नोट किया होगा जब टायर से मिट्टी लग जाती है, वो मिट्टी अगर यहाँ से छिटकी तो यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ जाती है, ये यहाँ जाती है, वो बाहर नहीं जाती, हमेशा किस डायरेक्शन में जाती है? टेंजेंट में। किस डायरेक्शन में जाती है? टेंजेंट में जाती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाती है। क्यों जाती है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर हो गया बेटे? इनर्शिया कंप्लीट हुआ, कंसेप्ट समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है वो मोशन में रहेगा, और अपनी डायरेक्शन को अपने आप चेंज नहीं करेगा। इस इनेबिलिटी को क्या कहेंगे हम? इनर्शिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वही अब लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का टॉपिक क्या है भाई? देखो, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट का इंपैक्ट दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मूविंग ऑब्जेक्ट का इंपैक्ट दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट क्वांटिटी जो हमारी रहेगी बेटे, फर्स्ट क्वांटिटी जो हमारी रहेगी, वो फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी होगी? उसकी स्पीड। फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी होगी? स्पीड। और दूसरी क्वांटिटी उसका मास। एक साइकिल आई 20 मीटर की स्पीड से और एक ट्रक आया 20 मीटर की स्पीड से, ज्यादा इंपैक्ट कौन डालेगा? ट्रक डालेगा, पहुंचा देगा सीधा मेडिकल में। अब एक साइकिल आई 20 की स्पीड से, उसी साइकिल को हम 100 की स्पीड से लेकर आते हैं, अब ज्यादा इंपैक्ट 100 वाली डालेगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इंपैक्ट कितनी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट का इंपैक्ट दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो दो क्वांटिटी कौन सी हैं? मास एंड वेलोसिटी। दो क्वांटिटी कौन सी होंगी? मास और वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दिस इज लीनियर मोमेंटम। एक तो मास के ऊपर डिपेंड करेगा और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लीनियर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर भाई मैथमेटिक्स जो फिजिक्स की लैंग्वेज में लीनियर मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल p से, स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे। p इज इक्वल टू m इंटू v।
मास इंटू वेलोसिटी। कैसी क्वांटिटी रहेगी ये भाई वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि मास स्केलर और वेलोसिटी वेक्टर, तो स्केलर मल्टीप्लाइड वेक्टर हमेशा क्या होगा, वेक्टर होगा। स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसकी डायमेंशन अगर हमें कैलकुलेट करनी हो, डायमेंशन क्या होगी भाई, डायमेंशन यूनिट बोलो पहले, यूनिट मास की केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम की यूनिट रहेगी केजी मीटर पर सेकंड। यूनिट डायमेंशन, हमें डायमेंशन बनानी है केजी मास की पावर 1 मीटर लेंथ की पावर 1 टाइम की पावर कितनी हो जाएगी, -1। m1 l1 t-1 is the dimension of linear momentum. This is the dimension of linear momentum. क्लियर है? ओके। अब इसके बाद बेटे यहां पर हमें ग्राफ बनाने हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है अब आपका, इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। ग्राफ बनाने हैं हमें यहां पर। ये देखो, सबसे पहले हमारे पास ग्राफ है। ग्राफ हम बनाते हैं भाई सबसे पहले V और P के बीच में, V और P के बीच में। बेटे इंक्लाइंड ग्राफ है तो उनका एक फार्मूला होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ओके। y क्या है, p इज इक्वल टू m इज स्लोप, x क्या है, x एक्सिस पर वेलोसिटी है, प्लस c इज पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन। c इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन। ये लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, 0 पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो स्लोप इज इक्वल टू p बाई v। स्लोप किसके इक्वल होगा, p बाई v के इक्वल होगा। क्लियर? स्लोप इज इक्वल टू p बाई v और p इज इक्वल टू mv होता है, तो p बाई v क्या होगा, m। तो ये स्लोप हमें किसकी वैल्यू बताएगा, मास। किसकी वैल्यू बताएगा, मास की वैल्यू बताएगा। किसकी वैल्यू होगी ये, मास की। तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, मास। और मास क्या है हमारा भाई यहाँ पर, कांस्टेंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, कांस्टेंट मास को। देखो P इज इक्वल टू mv। मास 2 किलो रखा, वेलोसिटी भी 2 रखी, लीनियर मोमेंटम 4, वेलोसिटी 2, लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, 4। मास कांस्टेंट रखा, वेलोसिटी 3 कर दी, तो लीनियर मोमेंटम कितना होगा, 6 होगा या नहीं होगा। अब मास 2 रखा, वेलोसिटी 4 कर दी, तो लीनियर मोमेंटम 8 होगा या नहीं होगा। तो मास हमने यहाँ पर क्या रखा है, कांस्टेंट। जब कांस्टेंट मास रखेंगे तो हमारा पीवी का ग्राफ ये बनेगा। जब कांस्टेंट मास रखेंगे तो पीवी का ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ रहेगा ये, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का ग्राफ यहाँ पर रहने वाला है। क्लियर है? ओके। फिर बेटे इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा ग्राफ रहेगा, नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ यहाँ पर रहेगा पी एम के बीच में, वी कांस्टेंट। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। देखो P इज इक्वल टू एम वी। अब हमारे पास वेलोसिटी 2, मास 2, लीनियर मोमेंटम कितना, 4, 2, 4। वेलोसिटी कांस्टेंट 2 रखी, मास 3 कर दिया। जब हम मास को बढ़ाते हैं तो लीनियर मोमेंटम बढ़ रहा है, मास बढ़ा रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम बढ़ रहा है। वेलोसिटी क्या हमारी कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मास बढ़ाएंगे तो भी लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो भी लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा। तो ये लीनियर मोमेंटम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। ये ग्राफ किसके लिए होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए।
नेक्स्ट हमारे पास यहां पर हो सकता है एम वी के बीच में ग्राफ, एम वी के बीच में पी कांस्टेंट रखा, पहले हमने मास कांस्टेंट रखा, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट रखी, अब हम पी कांस्टेंट रखते हैं। तो ग्राफ बनाना है भाई, पी कांस्टेंट रखना है, ध्यान से समझना, P इज इक्वल टू एम वी, पी रख दिया हमने 20, मास टू वेलोसिटी 10, P 20 रखा, मास हमने 4 किया, वेलोसिटी कितनी हो गई 5। देखो मास बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी कम हो रही है, 20 मास हमने 5 किया, वेलोसिटी कम हो गई, P 20 रखा हमने, मास 10 किया, वेलोसिटी कम हो गई। तो मास एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, दूसरी कम हो रही है, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होती है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्लियर है। तो यहां पर जो हमारा ग्राफ बनेगा ये मास वेलोसिटी का, और ये ग्राफ बनेगा कब, जब P कांस्टेंट है। बना सकते हो आप भाई, मास कम है, मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, ये वेलोसिटी यहां पर ज्यादा है 10, मास 2 था, अब मास हमने 4 किया तो वेलोसिटी कितनी हो गई 5 हुई या नहीं हुई। अब हमने मास 5 किया तो वेलोसिटी कितनी हो गई 4 हो गई। अब हमने मास को 10 किया तो वेलोसिटी कितनी हो गई 2 हो गई। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आया या नहीं आया, क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से हमारे पास ये कंक्लूजन निकलता है, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। क्लियर, आ गया समझ में। न्यूटन फर्स्ट लॉ डिस्कस कर दिया भाई। ओके बेटे, टुमारो वी विल सॉरी अभी डिस्कस करते हैं, एक बार न्यूटन सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड टॉपिक, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, force is directly proportional to rate of change of linear momentum. Force is directly proportional, force is directly proportional to rate of change of linear momentum. तो ये बताया था बेटे, जहां भी रेट आएगा वहां डिवाइडेड बाय टाइम आएगा। F is directly proportional to dp by dt, directly proportional to rate of change of linear momentum। बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट k लगाएंगे, k dp by dt, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k कांस्टेंट, और सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया हमने, k लगाकर dp, p किसके इक्वल होता है, अभी हमने पढ़ा mv by dt। तो इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के एम dv by dt एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, k इज इक्वल टू ma, kma, फोर्स इज इक्वल टू kma, वेयर k इज ए कांस्टेंट, k क्या है हमारा कांस्टेंट है। और बेटे यहाँ पर k की वैल्यू 1 होगी इफ मास इज इन kg, अगर मास किलोग्राम में है, और वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड। अगर हम SI यूनिट यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, SI यूनिट यूज कर रहे हैं, तो मास किसमें होगा, किलोग्राम में होगा, और वेलोसिटी किसमें होगी, मीटर पर सेकेंड में। तो k की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है। यूनिट, यूनिट किसके इक्वल होगी, फोर्स मास केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट होगी बेटे
फिर हमने देखो न्यूटन साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में फोर्स की यूनिट क्या रख दी, न्यूटन। एक्चुअल में क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए उनके नाम पर यूनिट रख दी कि फोर्स की यूनिट क्या रखेंगे हम आज के बाद, न्यूटन रखेंगे। क्लियर हो गया, आ गया बेटे समझ में। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट फोर्स की क्या होगी, न्यूटन। डायमेंशन फार्मूला आपको बनाना है, तो केजी एम मीटर एल टी माइनस टू। डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स इज m1 l1 t माइनस टू, m1 l1 t माइनस टू। बेटे फोर्स कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। फोर्स कैसी क्वांटिटी रहने वाली है हमारी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स रहेगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है, ओके स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद यूनिट 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 1 न्यूटन, देखो 1 न्यूटन कब होगा, 1 न्यूटन होगा भाई जब मास कितना हो 1 kg, एक्सेलरेशन कितनी हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट बेटे इसके बाद एसआई यूनिट है न्यूटन, सीजीएस सिस्टम में ये क्या हो जाएगी यूनिट आर्क। सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगी हमारी आर्क, सॉरी डाइन, सॉरी बेटे डाइन। आर्क एनर्जी में आएगी, फोर्स में क्या आएगी डाइन। तो रिलेशनशिप होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन के इक्वल। 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन के इक्वल होगा। क्लियर हो गया, ओके। फिर इसके बाद बेटे अगर हमें फोर्स एक्स एक्सिस में कैलकुलेट करना है तो हमारी जो एक्सेलरेशन है वो भी कौन सी लेनी पड़ेगी, हमें एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन लेनी पड़ेगी। फोर्स अगर वाई एक्सिस में है तो मास एक्सेलरेशन भी हमारी कौन सी एक्सिस में होनी चाहिए, वाई एक्सिस में होनी चाहिए। फोर्स जेड एक्सिस में चाहिए तो मास एक्सेलरेशन भी किस में होनी चाहिए, जेड एक्सिस के अंदर हमारी एक्सेलरेशन बेटे यहाँ पर होनी चाहिए। ये बेटे न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड टॉपिक था, अभी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले आप पॉज करो स्क्रीन को और वीडियो को पॉज करो। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट बेटे। बेटे अब हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट ये है कि फोर्स एक पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। फोर्स किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हम फोर्स केवल एक पॉइंट पर लगाएंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे कि ये कंप्लीट क्या है, एक ही है, इसके ऊपर फोर्स लगा देंगे। क्लियर हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, फोर्स इज एप्लीकेबल टू ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। सभी पार्टिकल्स को मिलाकर एक ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर मान लेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर है फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, वेक्टर फॉर्म में जब हमें इसको लिखना है, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर इज ए वेक्टर। हमने किया था डिस्कस, मास स्केलर, एक्सेलरेशन वेक्टर, स्केलर इंटू वेक्टर गिव्स ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड एप्लीकेशन जो इसके अंदर हमारे यहाँ पर रहेगी, कर लिया नोट आपने, इसको नोट किया बेटे। ये पॉइंट जो बताए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बेटे अगर F इज इक्वल टू 0 है तो मास तो 0 नहीं होगा, तो क्या 0 होगी, एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है या मोशन में है। बेटे इसका मतलब दोनों हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। बट अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कैसा मोशन होगा,
यूनिफॉर्म मोशन। और ये आपको बताया था जब हमने वीडियो स्टार्ट की कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको मोशन में रखने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती है। यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपने आप चलता रहेगा। क्लियर है? तो वहां पर फोर्स की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो बेटे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। यहाँ पर हमारा सेकंड लॉ जो है वो खत्म होता है। बेटे आपके साथ में आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैं न्यूमेरिकल्स भेज रहा हूँ। वो न्यूमेरिकल्स भी आपको रिवाइज करने हैं या सोल्व करने हैं, सोल्व करने हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटे आप व्हाट्सएप के ऊपर भेज दो। क्लियर हो गया? तो ये नो न्यूमेरिकल है बेटे। कल हम नो न्यूमेरिकल्स की वीडियो आपके पास भेजने वाले हैं। थ्योरी करो, साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।